ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे बड़ी खबर क्या है सर? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। हम वापस लौटकर तेल की कीमतों में, खौलती तेल की कीमतों पर लौट आए हैं। $120 से ऊपर प्रति बैरल से ऊपर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं। अचानक तेल का अर्थशास्त्र फिर बुरी तरह तपने लगा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि तेल बाजार को क्या हुआ, यूरोपीय समुदाय रूस के तेल पर प्रतिबंध के लिए क्या कर रहा है, और इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी खबरें जिसमें मानसून भी शामिल है। बिल्कुल। तो शुरुआत आज होगी कच्चे तेल से। अचानक क्यों उबल उठा कच्चा तेल, यहां से हम करेंगे शो की शुरुआत। इसके बाद होगा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा खौलते कच्चे तेल से किसे फायदा किसे नुकसान। ये अर्थशास्त्र समझेंगे अलग अलग देशों का। मॉनसून पर आईएमडी और स्काईमेट क्यों आमने सामने हैं ये समझेंगे। निवेशकों को एलआईसी ने किया मायूस, ऐसा क्यों हुआ, कल नतीजे आए, उन पर डिस्कशन होगा। सरकार के गले फंस गया गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध। जो प्रतिबंध लगाया गया था, अब ये प्रतिबंध भी सरकार के गले फंसता दिख रहा है। और चलते चलते बात होगी पाकिस्तान और श्रीलंका पर। अब आईएमएफ के भरोसे है पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल से। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को नाइमेक्स पर ब्रेंट क्रूड का भाव $124 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो करीब 11 हफ्ते की ऊंचाई है। अब ऐसा हुआ क्यों? दरअसल यूरोप के देशों में रूस से तेल आयात सीमित करने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया। यूरोप के देश 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात 90% बंद कर देंगे। यूरोप का देश हंगरी था, जो अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा तेल रूस से आयात करता था। वहाँ एक वही देश ऐसा था पूरे यूरोपियन यूनियन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा था कि आयात ना रोका जाए, उसके खिलाफ था। लेकिन अब यूरोप के अन्य देशों ने हंगरी को भी मना लिया, जिसके बाद इस साल के अंत तक रूस के तेल पर निर्भरता यूरोप के देश अपनी 90% खत्म कर देंगे। यूरोप के इस फैसले के अलावा कुछ और खबरें भी थी जो कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट कर रही थी, तेजी की वजह बन रही थी। उसमें यह था कि एशियाई देशों के लिए सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा चीन में लॉकडाउन खुलने लगे हैं। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगे थे वो खुलने लगे, जिसकी वजह से ये उम्मीद थी कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी। तो यूरोप का बैन, चीन से मांग बढ़ना, सऊदी अरब में तेल की कीमतें एशिया के लिए बढ़ा सकता है। इन तमाम खबरों के कॉकटेल ने कच्चे तेल की कीमतों में एकदम कह लीजिए आग में घी डाल दिया। सर, ये जो यूरोपियन यूनियन का समझौता हुआ है, इस समझौते के और क्या फाइन प्रिंट्स हैं? 90% मांग तो कम कर देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन शामिल होगा, कौन नहीं होंगे, उसकी समझौते की बारीकियां क्या है? शुभम, ये उस समझौते का इंतजार पूरी दुनिया के तेल बाजार और पूरी दुनिया के देश अलग अलग तरीके से कर रहे थे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसको समझने की तैयारी पहले से की जा रही थी। इस बात की संभावना थी कि यूरोपीय समुदाय अंततः पुतिन की वार मशीन को रोकने के लिए इस सख्त कदम की तरफ जाएगा। और लगातार मनी सेंट्रल में जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, हम लगातार इस पर नज़र रख रहे थे, और हमें संभावना भी थी कि अगले 15 दिन के अंदर यूरोपीय समुदाय के देश उन देशों को जो रूस के तेल पर ज़्यादा निर्भर है उन्हें समझौते के लिए मना लेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जर्मनी ने निभाई, जिसने कि अपनी निर्भरता को कम करके समझौते की तरफ आने में सहमति जताई। और यूरोपीय समुदाय ने एक बड़ा फैसला कर लिया कि रूस का 90% तेल का जो आयात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फाइन प्रिंट इसका यह है शुभम कि रूस से दो तरीके से तेल यूरोप में आता है। एक तेल आता है पाइपलाइन के जरिए और दूसरा आता है ऑयल टैंकर्स के जरिए, जो टैंकर के जरिए आता है। इस प्रतिबंध में उस तेल को शामिल किया गया है जो टैंकर्स के जरिए सी पोर्ट्स पर या शोर पर आता है। पाइपलाइन के जरिए आने वाला तेल, जो द्रजबा पाइपलाइन के जरिए लैंडलॉक्ड कंट्रीज में से हंगरी और बहुत सारे देश हैं जहां जाता है, उन कुछ देशों में जिन देशों के पास सी पोर्ट नहीं है, जो लैंडलॉक्ड देश हैं, उन्हें पाइपलाइन के जरिए आने वाले तेल की आपूर्ति होती रहेगी। उसे इससे बाहर रखा गया, लेकिन इसे बाहर रखने के बाद भी लगभग 90% तेल जो टैंकर्स के जरिए बाल्टिक सी के जरिए, ब्लैक सी के जरिए अलग अलग रास्तों से यूरोप के देशों में पहुंचता था, वहां अब तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा दिसंबर से। इस प्रतिबंध को सक्सेसफुल बनाने में, सफल बनाने में या इस पर सहमति बनाने में जर्मनी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जर्मनी का किस्सा दिलचस्प है। जर्मनी को द्रजबा पाइपलाइन से भी तेल मिलता है। द्रजबा पाइपलाइन जो रूस के भीतरी हिस्से से शुरू होती है, वो जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर
एक शहर है श्वेत, वहाँ पर जर्मनी की ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ जाकर ख़त्म होती है। और ये ड्रजबा पाइपलाइन सबसे पुरानी पाइपलाइन है और रशियन कूटनीति का, रूसी कूटनीति का बड़ा पुराना हिस्सा थी। जब शीत युद्ध का चरम समय था तब रूस ने इस पाइपलाइन को, तेल पाइपलाइन को डाला था। तो ये पाइपलाइन और इसके जरिए आने वाला तेल प्रतिबंध से बाहर है। बाकी तेल पर पाबंदी लगा दी जाएगी इस साल दिसंबर से, और उसका असर हमें पूरी दुनिया में तेल बाजारों पर तत्काल देखने को मिला। सर, तो अब क्या माने, अब क्योंकि ये समझौता हो गया है, यूरोपीय देश इस पर आगे बढ़ेंगे, फाइनल इसका इंतजार था। $120 के ऊपर या कहिए $125 के ऊपर ये कीमतें कब तक बनी रहेंगी? अब अनुमान इस बात की संभावना पहले से दुनिया का तेल बाजार कर रहा था, और इसलिए आप ध्यान से देखें कि तेल के बाजार ने इस संभावना को सीमित रखने के लिए तेल की कीमतों में या तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं की थी। अब जो ताजे अनुमान हमारे पास है वो $123 और $125 पर बैरल के हैं और $130 पर बैरल के हैं। यानी रूस की बाजार में आने वाली 90% सप्लाई बंद हो जाएगी। इतनी सप्लाई को, आपूर्ति को पूरा करने की क्षमता ना तो अमेरिका गैर ओपेक तेल देशों में है, और ओपेक तेल देशों में अगर है तो ओपेक देश उसका उत्पादन बढ़ाने को तैयार नहीं है। यानी हमें यहां से एक लंबे तेल की कीमतों में एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब अगर कूटनीति का दूसरा दौर शुरू होगा शुभम, तो इस बात पर शुरू होगा कि वो ओपेक देशों पर दबाव बनाया जाए कि वो उत्पादन में बढ़ोतरी करें, लेकिन वो शायद इस परिस्थिति को आंक रहे थे और इसलिए उन्होंने उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं की। तो यहां से भारत जैसे देश जो $90 $100 पर बैरल के तेल की गणित पर बैठे हुए थे, चाइना जैसे देश जिनके लिए तेल की महंगाई, कच्चे तेल की महंगाई असर करती, और दुनिया के बहुत सारे असंख्य देश जो तेल का इंपोर्ट करते हैं, उनके बजटों की पूरी व्यवस्था बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब तेल की कीमतों में 110-120 के रेंज, 120 और 125 के रेंज में बने रहने की संभावना, और उसका असर आज हमने दोनों बाजारों में, अमेरिका का जो क्रूड था नाइमेक्स, उसको भी 120 से ऊपर जाते देखा, और ब्रेंट की कीमतों में भी आज $120-122 पर बैरल की स्थिति देखिए। सर, अब भूगोल पर इसका क्या असर होगा? अगर हम अलग अलग देश देखें, सऊदी या ओपेक देश, रूस को देखें, अलग अलग इकोनॉमीज पर ये कच्चे तेल के महंगे होने का क्या असर होगा? सऊदी अरब से तो कल एक और खबर आई कि इस बीच जब यूरोपियन समुदाय में इस पर के लिए बैठक चल रही थी कि तेल की रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया जाना, उस बीच में सऊदी अरब ने एशिया के लिए जुलाई के क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ोतरी का संकेत दिया। यानी सऊदी अरब और ओपेक देश, ऐसा मैंने कहा कि ओपेक देश इसको लेकर और एग्रेसिव होंगे। उनको दिख रहा है कि बाजार में डिमांड सप्लाई का ह्यूज गैप है, बड़ा गैप होगा, और प्रतिबंध होने के बाद अगले 3 महीने 4 महीने में इतनी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकेगा। तो अब वो अर्थव्यवस्थाएं जो ओपेक देशों पर निर्भर हैं, और बड़ा हिस्सा दुनिया का ओपेक देशों के तेल की आपूर्ति पर निर्भर है, उनके लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती है। इसे भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भारत ने अभी अपने यहाँ कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को एब्जॉर्ब करने के लिए, सहने के लिए उत्पाद शुल्क में कमी की है। तेल कंपनियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कीमतें कम रखने की कोशिश की गई। फायदा जिनको होने वाला है उसमें ओपेक देश तो हैं ही, क्योंकि उनके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी ही, और चूंकि तेल के सौदे करने वाली कंपनियां कितना भी हेज करें, अब उन्हें $110-120 के सौदे करने पड़ेंगे। फायदा नॉन ओपेक देशों को भी काफ़ी है, खासतौर से अमेरिका और ऐसे देश जहां पर तेल की कीमतें ओपेक देशों की तरफ से तय की गई कीमतों में या तेल के बाजार में मांग आपूर्ति के असंतुलन के कारण जो कीमतें बढ़ती हैं उस पर केंद्रित होती हैं। इसका फायदा अमेरिका की तेल अर्थव्यवस्था को और दुनिया की उन और तेल अर्थव्यवस्थाओं को भी होगा जो ओपेक का हिस्सा नहीं है। सर, अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें, महंगाई के नंबरों को देखकर, आज जीडीपी के नंबर आ रहे हैं उनकी रोशनी में, तो ये कच्चा तेल हमारी मुसीबत को कितना बढ़ा सकता है? ये लगता है कि अब एक बार उत्पाद शुल्क में कमी के बाद सरकार के पास ये परिस्थिति नहीं होगी कि वो दोबारा कीमतों में बढ़ोतरी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि लगातार कीमतें 110 के ऊपर बनी हुई हैं। तेल कंपनियों की जो लॉसेज हैं तेल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर, वो ₹10 से ₹25 के आसपास है। उसे पास ऑन नहीं किया गया क्योंकि सरकार ने टैक्स में कटौती को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन अब अगर लंबे समय तक $120-125 पर बैरल का, हालांकि अभी तेल अपने सर्वोच्च स्तर से जो हाल फिलहाल में गया तो उससे नीचे है, लेकिन $120-125 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर अगर तेल की कीमतें रहती हैं लंबे समय तक, तो तेल की कंपनियों के सामने कोई और विकल्प नहीं होगा कि वो कीमतों में एक और बढ़ोतरी करें या सरकार टैक्स में एक और बड़ी कटौती करे। अब इन दोनों के बीच चीजें घूमती रहेंगी, लेकिन संभावना इस बात की है कि अब कीमतों में बढ़ोतरी का एक दौर कुछ समय में शुरू हो सकता है। कच्चे तेल का अगर रुख यही बना रहा, जो बने रहने की संभावना भी दिखाई देती है। बल्कि ये हुई बात आयात होने वाले तेल की, अंतर्राष्ट्रीय तेल की। घर में स्थिति क्या है? देश में पेट्रोल डीजल की ज़रूरत के लिए आयात पर 85% से ज़्यादा की निर्भरता के बावजूद घरेलू स्तर पर कच्चे तेल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं।
अब तो हाल ऐसा है कि घरेलू उत्पादन 28 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 284 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो 2020-21 के मुकाबले 12% कम है और 1994-95 के बाद सबसे कम सालाना उत्पादन है। जी हाँ, 1994-95 के बाद हमने सबसे कम कच्चा तेल निकाला है। इस दौरान कच्चे तेल के आयात को देखें तो उसमें लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1995 के दौरान 94-95 के दौरान 273 लाख टन कच्चे तेल का आयात हुआ करता था, जो 21-22 में 2120 लाख टन दर्ज किया गया है। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती है? 2 दिन पहले ONGC के रिजल्ट आते हैं, मुनाफा होता है, 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि कच्चे तेल का उत्पादन 28 साल के निचले स्तर पर है। और भारत की तेल आत्मनिर्भरता के लिए और जिसकी हम बातें हम सुन रहे थे और ये कहा जा रहा था कि भारत अपने इस साल तक मतलब 23-24 तक भारत तेल के आयात पर अपनी निर्भरता 10% कम करेगा इम्पोर्टेड ऑयल पर, उसकी परिस्थिति हमें बहुत चिंताजनक दिखती। और ये तब है, इसमें इन आंकड़ों को भीतर जाके समझें तो हमें दिखता है कि भारत के घरेलू तेल उत्पादन में 2014-15 से लगातार गिरावट आ रही है। लगातार अगर आप देखें भारत के घरेलू तेल उत्पादन में, तो वो गिरावट खत्म नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तेल कंपनियां कैपेक्स डिक्लेयर करती हैं, पूंजी निवेश घोषित करती हैं, बड़ा पैसा लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत में तेल उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसकी कई सारी तकनीकी वजह। और चौथी और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत में तेल क्षेत्रों के प्राइवेटाइजेशन की और उसमें निजी निवेश की सारी कोशिशें फेल हुई हैं। अगर आप न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी देखें, जिसका एक पूरा इतिहास है भारत में, पिछले 10 सालों में भारत में ना तो नए ऑयल फील्ड्स खोजे जा सके और ना उन नया जो मौजूदा ऑयल फील्ड्स थे उनसे उत्पादन बढ़ाया जा सका। और भारत के तेल उत्पादन में गिरावट, घरेलू तेल उत्पादन में गिरावट, भारत को 15% ही, अपनी ज़रूरत का 15% ही तेल केवल घरेलू बाजार से मिलता है। पिछले 2 साल जब भारत में कच्चे तेल की मांग कम थी, कोविड के लॉकडाउन के दौरान कम थी, उस दौरान भी भारत में तेल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। भारत के घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों पर जाती है, क्योंकि भारत का पूरा तेल उत्पादन या तेल खोज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। सरकारी कंपनियां उसे डोमिनेट करती हैं और सरकारी कंपनियां सरकार को लाभांश देने में जितनी उत्सुक और आगे रहती हैं, उनकी असफलता पर या उनकी विफलता पर सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए कि आखिर ONGC जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है तेल खोज में, वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा पा रही, जबकि पूरी दुनिया के कई देशों ने पिछले 10 सालों में अपने तेल उत्पादन को बढ़ाया और उसकी कीमत हमें अब चुकानी पड़ रही है, जब हम $120-130 पर बैरल का तेल खरीदने की स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल। तो कंपनी निकाल नहीं रही है, उसकी वजह से इकोनॉमी कहिए या हमारा दिक्कत में है। लेकिन दिक्कत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी, वो कैसे? देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पहले ही महंगे क्रूड ऑयल की मार से दुखी थी, ऊपर से पेट्रोल पंप मालिकों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। पेट्रोल पंप मालिक चाहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेल बिक्री पर उनके कमीशन को बढ़ाएं और इसी मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तेल कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्य पेट्रोल पंपों ने तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल खरीद के कोई डील नहीं की, कोई लेन देन नहीं किया, बिल्कुल तेल नहीं खरीदा, ऐसे समझिए। हालांकि एसोसिएशन के इस कदम से असर ग्राहकों पर नहीं पड़ा, क्योंकि पंपों के पास 2 दिन का स्टॉक अमूमन होता है। लेकिन पंप एसोसिएशन और तेल कंपनियों के बीच इस विवाद का समाधान जल्दी नहीं निकला तो भविष्य में हम पर, आप पर या ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सर, ये झगड़ा OMCs पर कितना भारी पड़ने वाला है उस स्थिति में, जब हमने अभी डिस्कस किया कि पेट्रोल की कीमतें अब आप कह रहे हैं लंबे समय तक 120 के ऊपर रहने वाली हैं? ये झगड़ा पिछले 15 दिन से चल रहा है और हमने मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा भी की थी कि कई राज्यों में जो पेट्रोल डीलर्स हैं उन्होंने कंपनियों पर इस बात का दबाव बनाया था कि उनके कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। कंपनियों पर दिक्कत यह है कि एक्साइज ड्यूटी में कमी के कारण सरकार ने तो टैक्स में रियायत का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, पर जो कंपनियों की अंडर रिकवरीज हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अंडर रिकवरीज हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब तेल की कीमतें जब 110 का डॉलर का आंकड़ा पार कर रही हैं, तब तेल कंपनियों को अपनी अंडर रिकवरी बचाने से ज़्यादा दबाव इस बात का है कि वो डीलर्स को और ज़्यादा कमीशन दें और इससे उनकी बैलेंस शीट पर और ज़्यादा दबाव बनेगा। ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। तेल कंपनियों ने पिछले दिनों में इस बात की भी चर्चा की थी कि पेट्रोल डीलर से कहा था कि वो राशनिंग शुरू करें, बड़े उपभोक्ताओं को तेल की आपूर्ति को थोड़ा सीमित करें। हालांकि ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर आप इस पूरी चक्र को प्राइवेट पेट्रोल डीलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरफ से देखें, जो कि निजी पेट्रोल पंप चलाने वाले हैं, उनकी तरफ से देखें, चाहे वो नायरा हो या बाकी लोग हों, उन्होंने तो अपने कारोबार ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको जितने नुकसान हो रहे हैं वो पेट्रोल
पंप चलाने की स्थिति में नहीं है और अंडर रिकवरी के कारण उनकी बैलेंस शीट अब इस नुकसान को झेल पाने की स्थिति में भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कच्चे तेल, उबलते कच्चे तेल की मुसीबत भारत के एक पेट्रोल पंप से लेकर और युद्ध के मैदान तक हर जगह देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर मानसून की। केरल में मानसून की दस्तक के साथ मौसम विभाग ने पूरे सीजन में मानसून की बरसात को लेकर नया अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून से सितंबर के दौरान देश भर में औसतन 103% बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मध्य भारत में औसतन 106% बारिश हो सकती है, जो सामान्य से ज़्यादा बरसात होगी। इससे पहले अप्रैल में मौसम विभाग ने पूरे मानसून सीजन के दौरान 96% से 104% के बीच बरसात का अनुमान लगाया था। मानसून सीजन के दौरान अगर बरसात 96% से 104% के बीच हो तो सामान्य मानसून कहा जाता है। 90% से ज़्यादा 96 से कम हो तो सामान्य से कम कहा जाता है। 90% से कम बरसात होने पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। और हाँ, अगर बरसात 104% से 110% के बीच हो तो सामान्य से ज़्यादा मानसून की स्थिति बताई जाती है। 110% से अधिक बरसात होने पर अत्यधिक बारिश भी मानी जाती है। पूरे सीजन के दौरान अगर 868.6 मिलीमीटर बरसात हो तो सामान्य या 100% बरसात कही जाती है। सर, आकलन ये है कि मानसून सामान्य है, लेकिन ठीक सामने एक प्राइवेट संस्था स्काईमेट वेदर वो ये कह रहा है कि जो ऑनसेट की घोषणा की थी मौसम विभाग ने, उसी पर उसको आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इन्होंने नियम नहीं माने। यहाँ तो बात आगे तक की हो गई है, क्या बखेड़ा है ये? मानसून की घोषणा पर स्काईमेट और भारतीय मौसम विभाग के बीच इस वैज्ञानिक बहस का दिलचस्प इतिहास है। पिछले कई सालों में यह बहस बार बार उभरती रही है। स्काईमेट का कहना है कि भारतीय मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए जल्दबाजी करता है और वैज्ञानिक रूप से इससे अपने पूर्वानुमानों को स्थिर नहीं कर पाता है। मानसून को लेकर हमने काफ़ी वेरिएशन देखा है। मानसून पिछले साल भी सामान्य था, लेकिन मानसून में एक हाइटस आया था पिछले साल 4 हफ्तों का, और जिसका असर कई सारे इलाकों में दिखाई पड़ा, खासतौर से कॉटन ग्रोइंग इलाकों में दिखाई पड़ा। तो भारतीय मानसून का स्वभाव वॉलेटाइल है। जैसे ही केरल से शुरू होता है वैसा ये पूरे देश में नहीं फैलता, और इसलिए मानसून के बारे में मौसम विभाग को अलग अलग पूर्वानुमान जारी करने पड़ते हैं। तो ये पहला पूर्वानुमान है जो आमतौर पर हमेशा सामान्य रहने की भविष्यवाणी ही करता है, 96% से 104% के बीच में। मानसून जैसे स्पीड अप करेगा, जिन जिन क्षेत्रों में पहुंचेगा, उस हिसाब से हमें समझ में आएगा कि इसका रीजनल वेरिएशन क्या है। और मानसून के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है कि मानसून का ऑनसेट या अराइवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को बादलों की और बारिश की ज़रूरत होती है। तो कहाँ कितनी बारिश होती है और किस समय होती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। अगर लेट होती है तो सोइंग लेट होती है, और बाद में होती है तो खड़ी हुई फसल बर्बाद होती है, क्योंकि फ्लड्स आती हैं। अब यहाँ एक दूसरा विवाद शुरू हुआ। विवाद ये शुरू हुआ कि 26 मई को जब मानसून के आने की तारीख थी और तब तक मानसून केरल के तट पर नहीं आया, स्काईमेट ने अपनी भविष्यवाणी में यह कहा कि मानसून डिले होने की संभावना है, क्योंकि मानसून अपनी निर्धारित तारीख पर केरल के कोस्ट पर हिट नहीं किया। अगले दिन ये सरकारी सूत्रों के हवाले से या उनको एट्रीब्यूट करके इस तरीके की खबरें आई कि नहीं, मौसम विभाग ये मान रहा है कि मानसून आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, 1 जून तक आएगा। लेकिन अगले ही दिन मौसम विभाग ने ये घोषणा कर दी कि मानसून आ गया। अब यहाँ तकनीकी पेच क्या है, भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट दोनों मानसून के अराइवल के पैमाने पर भिड़ गए हैं। अराइवल का पैमाना यह है कि 30 मई तक जो 14 ईयर मार्क्ड स्टेशंस हैं, केरल और उसके आसपास के 14 स्थान हैं, वहां पर रेनफॉल की स्थिति के आधार पर, एक साथ रेनफॉल की स्थिति के आधार पर मानसून के अराइवल को काउंट किया जाता है। स्काईमेट का कहना है कि इसमें से 7 पर भी बारिश उतनी नहीं हुई है जो पैमाना खुद मौसम विभाग ने या भारतीय मौसम विभाग ने, IMD ने तय किया है। और यदि वहां बारिश नहीं हुई है तो मानसून का समय से पहले अराइवल या मानसून का अराइवल कैसे घोषित किया जा सकता है? मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के अराइवल में ऐसी कोई वजह नहीं है कि 14 जगह जब एक साथ बारिश हो तब हम माने कि अराइवल है। हम कुछ जगह से भी अराइवल मान सकते हैं। ये भी बात IMD ने कहा है कि ये पूरी की पूरी भविष्यवाणी जो है वो हवाओं की गति के आधार पर, जिसको कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन OLR कहते हैं, विंड की स्पीड के आधार पर, और जो हवाओं की गति और रफ्तार है उसके आधार पर घोषणा की गई है, वास्तविक बारिश के आधार पर नहीं हुई। अब आज मौसम विभाग ने तो अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है, तो और ये भी कह दिया है कि मानसून को आया हुआ मान रहे हैं। अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में केरल के तट से मानसून की गति जितनी दिखाई देगी, उस हिसाब से ये समझ में आएगा कि क्या मानसून वास्तव में समय से पहले आया था या अभी मानसून का ऑनसेट होगा। और इसका फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब खरीफ के उत्पादन
या कहिए कि पैदावार के पूरे अनुमान आ जाएंगे, या उसका अनुमान पैदावार के आंकड़े हमारे इसका पास फाइनल आकलन उस आधार पर होगा कि जब भारत के मुख्य कृषि उत्पादन क्षेत्रों में मध्य भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में मानसून कितनी ताकत के साथ और किस समय पहुंचता है, उसकी प्रोग्रेशन स्पीड क्या होती है। अराइवल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी निर्धारित तारीखों पर वो उन इलाकों को हिट करता है जहां उसे आमतौर पर पहुंचना चाहिए। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान पिछले सालों में लगभग वास्तविकता के करीब रहे हैं, लेकिन मानसून की भविष्यवाणी हमेशा बहुत वॉलेटाइल और मुश्किल भी रही है। मुश्किल भी रही। अब अगली खबर, गेहूं निर्यात पर जो प्रतिबंध था वो कैसे सरकार के गले अटक गया है उस पर। गेहूं निर्यात के लिए पुरानी डेट के लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर डीजीएफटी ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। डीजीएफटी ने सोमवार को कहा कि उनकी पकड़ में पुराने लेटर ऑफ क्रेडिट सामने आते हैं तो वे मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं। केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उसके बाद सिर्फ उसी गेहूं के निर्यात की अनुमति है जिसको लेकर पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और इसके लिए गेहूं निर्यातकों को लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाना होगा। अनुमान था कि लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए लगभग 4 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट होगा, लेकिन सरकार के पास लगभग 10 लाख टन निर्यात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जमा हो गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गेहूं निर्यात के लिए गेहूं निर्यातक बैंक से बैक डेट में लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा रहे हैं, उनके सहारे निर्यात की अनुमति मांग रहे हैं। इसी को लेकर डीजीएफटी ने अब सख्ती कर दी है। सर, क्या गेहूं निर्यात पर जल्दबाजी थी, ये बात आपने कही और वो हमने देखा, सिद्ध भी हुई। क्या प्रतिबंध भी अब गले फंस गया है? गेहूं का पूरा निर्यात खोलना और निर्यात वापस लेना एक किस्म से बुरी तरह मेस में फंस चुका है। एक समय जब सरकार निर्यात खोलने जा रही थी, खोला था सरकार ने 1-2 महीने पहले, तब उसे अंदाज नहीं था कि भारत में गेहूं की बाजार में मांग आपूर्ति की क्या परिस्थिति होगी, जो बहुत ही आश्चर्यजनक परिस्थिति है कि गेहूं की कीमतें। और अब जब निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया गया तो सरकार के पूरे सिस्टम को यह पता नहीं कि कितने सौदे बाजार में खड़े हुए थे निर्यात को लेकर। अचानक सडनली नीजर्क रिएक्शन में बंद कर दिया गया। फिर सरकार ने क्लैरिफिकेशन जारी किया कि जो पहले से कमिटेड सौदे हैं उनको नहीं बदला जाएगा। यह कहना मुश्किल है कि बैंक पिछली तारीख से लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे जारी कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से कितना संभव है, और अगर है ये तो अपने आप में ये स्कैम है, यह जांच का विषय है। लेकिन 4 लाख टन और 10 लाख टन में बड़ा फर्क है। 10 लाख टन गेहूं अगर निर्यात के लिए पाइपलाइन में पड़ा है तो फिर गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कीमतों पर तो फिर उसका असर आएगा ही। बाजार में डिमांड सप्लाई का मिसमैच रहेगा ही और गेहूं की कीमतें ऊपर रहेंगी भी। ये जो खींचतान चल रही है उसमें गेहूं निर्यातक के सरकार से और बाकी एजेंसी से अपील कर रहे हैं कि उनको अचानक शॉक किया गया, और अगर सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना था तो उन्हें समय देना चाहिए था जिससे वो एडजस्ट कर लें। ये मामला उलझा हुआ है और अभी भी हमारे सामने ये आंकड़े स्पष्ट नहीं है कि वास्तविक तौर पर कितना निर्यात है पाइपलाइन में। कम से कम डीजीएफटी या बाकी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से ये तो देश के बाजार को बताना चाहिए कि पुराने नए जो भी मिला लिया जाए, भारत में प्रतिबंध की सीमा से पहले तक कितना निर्यात था अनुबंध के तहत जिसे दुनिया के बाजार में गेहूं जिससे बेचा जाएगा या भेजा जाएगा, जिससे कि भारतीय बाजार के अंदर मांग और आपूर्ति का सही आकलन हो सके। कल देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के नतीजे जारी हुए, यानी LIC ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। ये शेयर जब शेयर बाजार में लिस्ट हुआ उससे पहले बहुत हो हल्ला था, लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक निवेशक मायूस रहे। नतीजों भी खास उत्साह नहीं भर पाए। क्या नतीजों में था, क्यों मायूसी थी, देखिए संदीप ग्रोवर की स्पेशल रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC के निवेशक मायूस हैं। जिन्हें IPO में शेयर मिले उन्हें मुनाफे में बाहर निकलने का कभी मौका नहीं मिला। IPO आने के बाद LIC ने आज तक 900 का भाव नहीं छुआ। सोमवार को जारी हुए कंपनी के नतीजे भी दोबारा उत्साह नहीं भर सके। नतीजों के बाद मंगलवार को शेयर 2% से ज्यादा टूट गया। कंपनी ने प्रति शेयर ₹1.5 लाभांश की घोषणा की, यानी जिसे 15 शेयर की एक लॉट IPO में मिली उनके खाते में ₹22.5 का डिविडेंड। बाजार में संकट के समय LIC ही संकट मोचक बनती थी। सरकारी कंपनियों का IPO हो या बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, LIC हर मोर्चे पर बाजार को संभालने का काम करती थी। लेकिन अब जब LIC में निवेशक पैसा नहीं लगा रहे हैं तो इसे कौन उबारेगा? कंपनी को सहारे की जरूरत नजर आ रही है। पहले लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई, फिर शेयर की लगातार पिटाई और अब उम्मीद से खराब नतीजे। जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में 17% से ज्यादा की गिरावट आई है। देश के आधे से ज्यादा बीमा कारोबार का हिस्सा रखने वाली LIC के ग्राहक ही
अगर पॉलिसी रिन्यू कराने में दिलचस्पी ना लें तो मुनाफे पर तो असर पड़ेगा ही। पिछले साल मार्च तिमाही के दौरान 100 में लगभग 74 LIC ग्राहक समय पर पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए प्रीमियम भर रहे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 70 से भी नीचे आ गया है। कंपनी ने कहा है कि मार्च तिमाही में एजेंटों के कमीशन पर ज्यादा खर्च आया है, साथ में मैनेजमेंट का खर्च भी करीब 2,800 करोड़ रुपए बढ़ गया। कंपनी ने ये खर्च तो पाल लिए, लेकिन इनका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि LIC के नतीजों में कंपनी को लेकर जो एक बात पॉजिटिव मिली वो है सॉल्वेंसी रेशियो, जो कंपनी डूबने पर निवेशकों के पैसे की गारंटी देती है। पिछले साल मार्च तिमाही में ये रेशियो 1.76% था, जो इस साल मार्च में बढ़कर 1.85% तक पहुंच गया है। शायद इसी रेशियो को देखकर शेयर बाजार के जानकार अब लंबी अवधि के निवेशकों को LIC में निवेश की राय दे रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य रणनीतिकार गौरांग शाह का मानना है कि लंबी अवधि के लिए LIC में निवेश फायदेमंद है। गौरांग का यह भी मानना है कि जिन निवेशकों ने IPO में पैसा लगाया है वे भी अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। 1.5 से 2 साल के दौरान गौरांग शाह LIC में 1150 रुपए का स्तर देखते हैं। मनी 9 की सलाह यह है कि LIC में निवेश बढ़ाने या एग्जिट होने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप LIC को होल्ड कर सकते हैं। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर। सर, नतीजे भी बहुत उत्साह नहीं भर पाए, क्या संकेत मिल रहे हैं LIC के नतीजों से? बाकी नतीजों में अगर आप बड़े पैरामीटर देखें तो सालाना आधार पर मुनाफे में बढ़ोतरी है, क्वार्टर आधार पर कमी है, पर जो एक सबसे बड़ी चीज जो LIC के IPO आने से लेकर आज तक विशेषज्ञों के निगाह में LIC के बीमा कंपनी में कमजोरी के तौर पर दिखाई देती है, वो इन नतीजों से भी साबित हुई कि LIC की निर्भरता सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज के प्रीमियम को अगर आप देखें तो एनुअल आधार पर ईयर ऑन ईयर 7.7% बढ़ा है, जबकि बाकी जो पॉलिसी रिन्यूअल प्रीमियम है वो केवल 4.6% है। लगातार विशेषज्ञों ने जब LIC का IPO आ रहा था उस समय सवाल उठाया था कि LIC का बिजनेस सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा बेस हो रहा है और ये इंश्योरेंस बिजनेस के टर्नओवर और फ्यूचर के हिसाब से एक चुनौती भरी परिस्थिति, यानी कि LIC को अपने निवेश को अपने इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टफोलियो को वैसा बनाना चाहिए जो आदर्श एक बीमा कंपनी का होता है। दूसरी चीज़ ये कि वैसे बाजार में भी निवेश की दृष्टि से LIC का जो रिटर्न था वो फ्लैट रहा है, फिर भी हमारी रिपोर्ट में विपुल सिंह ने और संदीप ने बताया कि शेयर बाजार में जो हालत है LIC के शेयर के सामने है कि 900 का आंकड़ा नहीं छू सका। बाजार के लिए तो LIC का IPO निराशाजनक रहा। अब उम्मीद ये है कि 3 नंबरों पर और 3 और संख्याओं पर, 3 और सूचनाओं पर जानकारी है, क्योंकि ये तो रिजल्ट था जो LIC ने जारी किया। 3 ऐसे नंबर हैं जो LIC खुद अपने भीतर से कैलकुलेट करके बाजार को बताएगी, जहां से हमें समझ पाएंगे कि वास्तव में LIC की आर्थिक सेहत कैसी है और LIC का भविष्य अगले 3 महीने और 6 महीने में कैसा है। इसमें तो एक तो जो जिसे हम वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कहते हैं, जिसे VNB मार्जिन कहते हैं एक बीमा कंपनी के लिए, कि LIC ने कितना नया बिजनेस कैलकुलेट किया और उसकी जनरेट किया और उसका वैल्यू कैलकुलेशन क्या है, यह बताएगा कि LIC अपने पीयर्स की तुलना में और बाजार में डिमांड की तुलना में, अर्थव्यवस्था के बाकी मैक्रो पैरामीटर्स की तुलना में कैसे नए कारोबार में आगे बढ़ रही थी। दूसरा ये कि उसका एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट कितना है, ये भी बात LIC के नतीजों में नहीं है, जिसे वो अलग कैलकुलेट करके बताएगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर लगातार चर्चा चलती रही LIC के IPO आते समय और उसके बाद भी, कि उसकी एम्बेडेड वैल्यू क्या है, एम्बेडेड वैल्यू का नया आंकड़ा क्या होगा। ये 3 आंकड़े शायद अगले 1 हफ्ते के भीतर आने की संभावना है और वहां से फिर हमें ये स्पष्ट रूप से गाइडेंस मिलेगा कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी आने वाले समय में निवेशकों को उतने भी पैसे रिटर्न के तौर पर दे पाएगी जितने पर उन्होंने IPO में निवेश किया था या शेयर खरीदा था। और अगर आप भी LIC पर कोई रणनीति बनाना चाहते हैं, खरीदने की, बेचने की, IPO पे मिले हैं तो उनमें क्या करें, तो मुझे लगता है ये 3 आंकड़े आप भी इंतज़ार कीजिए, इनके बाद ही स्थिति शायद ज़्यादा स्पष्ट होगी। अगली बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को IMF से 23वीं बार बेल आउट मिलेगा या नहीं, अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने IMF को रिझाने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला तो पेट्रोलियम उत्पादों पर सीधे 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है।
साथ ही महंगाई रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 150 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर जून में आईएमएफ से डील नहीं हो पाती है तो पाकिस्तान दो तरफा मार से कैसे निपटेगा, क्योंकि पहले 14% से की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ गई। अब सरकार के पास ज़्यादा विकल्प भी इससे निपटने के लिए बचे नहीं। सर, क्या माना जाए कि आईएमएफ की बात मानने के अलावा पाकिस्तान पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो आईएमएफ बोलेगा वो मानना ही पड़ेगा? आईएमएफ की बात मानने के अलावा पाकिस्तान पे कुछ नहीं बचा। आईएमएफ की बात माने बिना पाकिस्तान को दुनिया से और से कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। 3-4 बड़े घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में हुए हैं जो पाकिस्तान के आर्थिक संकट की गंभीरता को और उसकी गहराई को बताते हैं। पहली बात ये कि पाकिस्तान को के तरफ से संकेत दिए गए हैं कि सऊदी अरब और दुबई जैसे देश भी उसे अब उसी शर्त पर मदद देंगे जब आईएमएफ उसको बेल आउट देगा। यानी आईएमएफ ने परोक्ष रूप से आईएमएफ का बेल आउट या आईएमएफ का रिफॉर्म कार्यक्रम पाकिस्तान की साख से सीधे जुड़ गया है। यानी बायलैटरल कर्ज लेना या किसी देश से मदद लेने में भी अब आईएमएफ को दिक्कत आएगी जब तक आईएमएफ का बेल आउट नहीं मिलेगा। तो जो आप कह रहे हैं वो ये कि आईएमएफ के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड मार्केट में उसने अपने कारोबार को बंद कर दिया है, क्योंकि आईएमएफ का जब तक बेल आउट नहीं मिलता पाकिस्तान के बॉन्ड्स भी बाजार में ट्रेड करने की स्थिति में नहीं है, उसमें कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को उन सख्त कठोर सुधारों की तरफ जाना पड़ा है जिसमें कि फ्यूल की, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ाने की बात है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात है। उसके बाद भी जब तक आईएमएफ की सहायता पर, जिस पर जून में एक बार फिर बैठक होनी है, सहमति नहीं बन जाती, पाकिस्तानी रुपए की जो पिटाई हो रही है या पाकिस्तानी रुपए की जो परिस्थिति है बाजार में जो गिरावट की, वो नहीं रुक रही और ये अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताजनक बात है। तो अंततः अब आईएमएफ ही है जो पाकिस्तान को फिर उबारेगा। और इससे पहले भी 20-21 बार 22 बार पाकिस्तान को आईएमएफ से ही बेल आउट लेना पड़ा, लेकिन इस बार आईएमएफ की शर्तें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर शुरुआत में बहुत भारी पड़ेंगी, लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ेंगी, क्योंकि इतना महंगा तेल खरीद पाना, ब्याज दरों में इतनी बढ़ोतरी देख पाना और महंगाई को झेल पाना मुश्किल होगा, और जो राजनीतिक रूप से वहाँ किसी संकट की और समस्या का सबब भी बनेगा। आईएमएफ के सहारे कोई और भी है। भारत के दूसरे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात भी अभी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। शुक्रवार को श्रीलंका के राजदूत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर भारत से मिल रही आर्थिक सहायता को जारी रखने की अपील की है जब तक कि आईएमएफ की तरफ से कोई पैकेज नहीं मिल जाता। भारत इस साल श्रीलंका को खाने और ईंधन खरीदने में मदद समेत करीब 300 करोड़ डॉलर की मदद कर चुका है। श्रीलंका भारत के अलावा चीन, जापान समेत कई देशों से आर्थिक संकट से निकलने के लिए मदद की गुहार लगा चुका है। श्रीलंका को ईंधन, खाद और खाने के लिए 400 करोड़ डॉलर की तुरंत आवश्यकता है। इसके लिए सरकार अब कोई कदम उठाने की सोच भी रही है। सरकार ने अभी सर एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइज कर दिया वहाँ की। आपको क्या लगता है, ये भी आईएमएफ के भरोसे हैं? हाँ, आईएमएफ के भरोसे, लेकिन हाँ एक श्रीलंका के लिए एक होप की बात है। श्रीलंका को आईएमएफ से करीब 300 से 600 मिलियन डॉलर की मदद चाहिए तत्काल अभी बचाने के लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है कि श्रीलंका को शायद वर्ल्ड बैंक से करीब 700 मिलियन डॉलर के आसपास की तत्काल मदद मिल सकती है। कल ही वर्ल्ड बैंक के जो श्रीलंका के प्रमुख हैं उन्होंने श्रीलंका सरकार से बात की है, और इसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इनको मिलाकर एक पैकेज की कोशिश की जा रही है जो सहायता अगले कुछ दिनों में या अगले एक महीने में पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के जरिए आ सकती है। लेकिन उस सहायता के साथ भी क्या वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के बेल आउट की शर्त जोड़ेगा, आईएमएफ की तरफ से मंजूरियों की शर्त जोड़ेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। श्रीलंका की भी लगभग वही स्थिति है, क्योंकि श्रीलंका आईएमएफ की शर्तों को मानने में पिछले सालों में असफल साबित होता रहा है। इससे पहले भी जब आईएमएफ के पैकेज श्रीलंका ने लिए हैं और उन जिन सुधारों का कमिटमेंट या वादा किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, उन्हें लागू नहीं किया है। तो इसलिए दुनिया के कोई भी देश मानवीय सहायता देने के बजाय के अलावा अनाज भेजने, दवा भेजने और थोड़ी बहुत मदद भेजने के अलावा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बेल आउट करने के लिए, उसे सीधी मदद देने के लिए, उसके विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे रखने के लिए शायद आसानी से तैयार नहीं होंगे। लेकिन विश्व बैंक की तरफ से अगर मदद आती है तो ये श्रीलंका की मुश्किलों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शो में। आज आप लोगों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनी सेंट्रल को देखने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे शाम 7 बजे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।